आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कत्ता ज़्यादा रखना। 1867 वो साल था जब अंग्रेजों ने भारत में फाइनेंशियल ईयर या कहें वित्त वर्ष की शुरुआत की थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो ब्रिटेन और भारत में फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो होती हैं उन्हें साथ में जोड़कर चल सकें। ये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को यानी उसके अगले साल खत्म होता है। इससे पहले भारत में जो वित्त वर्ष चलता था वो था 1 मई से अगले साल 31 अप्रैल तक। 1947 में हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन हमने वित्तीय वर्ष की तारीखों को बिल्कुल भी नहीं बदला। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अप्रैल से ही भारतीय नव वर्ष की भी शुरुआत होती है और भारत की तरह कनाडा, हांगकांग, न्यूजीलैंड, इन सभी देशों में भी इसी वित्तीय वर्ष का चलन है। ये भी सब जो पहले ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज थी। तो हेलो, नमस्कार, मेरा नाम है नितिन ठाकुर। शुरू करते हैं आज का मनी मैनेजर। आपके दिमाग में शायद खलबली मची हो कि मैं क्यों वित्तीय वर्ष का इतिहास बांच रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मनी मैनेजर में आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसका कनेक्शन फाइनेंशियल ईयर से ही जुड़ा है। मनी मैनेजर का एपिसोड इस वित्त वर्ष का आखिरी एपिसोड है, तो हमने सोचा आज इस पर बात हो जाए। कोई भी वित्त वर्ष खत्म होने पर आपकी जिंदगी में थोड़ी बहुत उथल पुथल तो होती है। जैसे आपकी सैलरी से टैक्स कटता है, उस कटौती को बचाने की खूब कोशिशें चलती हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स का जो मेजर कट आता है वो भी इसी वक्त लगता है। तो आपको बता दूं कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें अगर आप 31 मार्च से पहले फॉलो करें तो जिंदगी कुछ हद तक आसान हो जाएगी, आपकी जेब को थोड़ी सांस आएगी, साथ ही अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल को भी आप मजबूत कर पाएंगे। तो उन्हीं प्रैक्टिसेस को समझाने के लिए एक बार फिर मेरे साथ हैं टीना जैन कौशल। पिछले एपिसोड में मैंने इनका परिचय दिया था। टीना बिजनेस टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर हैं और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी। वेलकम टीना। थैंक यू नितिन। तो टीना के साथ हम आज के टॉपिक पर बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इस हफ्ते की बिजनेस हेडलाइंस और टीना के कमेंट्स। पहली हेडलाइन है टीना, पेट्रोल डीजल के दाम पिछले एक हफ्ते में 80-80 पैसे करके 3 बार बढ़े हैं। इससे पहले बल्क यूजर्स के लिए डीजल का दाम 25 रुपये बढ़ा था एक साथ। तो ये जो बढ़ोतरी की खबरें हैं टीना, ये आती रहेंगी या अब कुछ राहत की उम्मीद है? जी नितिन, एक लंबे पॉज के बाद पेट्रोल और डीजल प्राइसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और सवाल रहा कि ये प्राइसेस बढ़ते रहेंगे क्या। तो लगता है ये प्राइसेस बढ़ते रहेंगे क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण दोबारा $120 के पार चला गया है। बीच में हमने देखा था 16 मार्च के आसपास ये क्रूड ऑयल के $100 से गिर के प्राइस हो गए थे, पर अब ये दोबारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो पेट्रोल और डीजल पे भी असर पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल भविष्य में और ज़्यादा महंगे हो सकते हैं। दूसरी हेडलाइन क्रिप्टो करेंसी को लेकर है। वहां भी सरकार फिलहाल किसी तरह की राहत देने की मूड में दिख नहीं रही, इसलिए वित्त विधेयक 2022 में कुछ संशोधन हुए हैं और नियम कुछ कड़े करने का प्रस्ताव भी आया है। पीटीआई की खबर है कि वित्त मंत्रालय ने किसी एक वर्चुअल डिजिटल एसेट में होने वाले फायदे से किसी दूसरे डिजिटल एसेट के नुकसान की भरपाई की छूट खत्म कर दी है, उसकी तैयारी है। थोड़ा ये पहेली सुलझाइए मेरे लिए। जी नितिन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं एक उदाहरण देती हूँ शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में आप क्या देखते हैं, अगर एक शेयर से लॉस होता है और एक शेयर से गेन होता है तो आप उन दोनों को एडजस्ट करके नेट गेन या नेट लॉस देखते हैं, उसके ऊपर आप टैक्स देते हो। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट के ऊपर अलग टैक्स दे रहे हो और लॉस को नहीं देखते, दोनों का एक नेट इनकम आप देखते हो। पर सरकार क्रिप्टो पे कह रही है कि मान लीजिए आपने बिटकॉइन पे गेन कर लिया 100 रुपये और आपने डॉज कॉइन के ऊपर 100 रुपये लॉस कर दिया, तो आप दोनों को ऑफसेट नहीं कर सकते। 100 रुपये का गेन यहाँ पे 100 रुपये का लॉस आपका जीरो नहीं होगा। आपको 100 रुपये जो आपने बिटकॉइन पे कमाए हैं उसको आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। जी, तो इससे जो आपका जो टैक्सेबिलिटी है ना
बहुत हाई हो गई क्रिप्टो करेंसी में। ये ऑफसेट की प्रैक्टिस बहुत कॉमन है स्टॉक मार्केट में, जो लोग अज्यूम कर रहे थे हमें क्रिप्टो में भी मिलेगी, तो ये एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह आया है कि ये तो ऑफसेट दे ही नहीं रहे हैं, तो टैक्सेबिलिटी बहुत हाई होने वाली है क्रिप्टो पे। तो यानी क्रिप्टो के मामले में आप शेयर की तरह बिहेव नहीं कर सकते। ओके। तीसरी हेडलाइन है, रूस यूक्रेन युद्ध से पड़ने वाले असर को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 2021-22 के लिए भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान कर दिया है 4.6%। पहले था 6.7%, यानी कि करीब करीब 2% घट गया है। इसे कैसे देखना चाहिए हमें? इसका भी सीधा कारण है क्रूड ऑयल, क्योंकि रशिया यूक्रेन के कारण क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, एनर्जी के प्राइसेस अप चले गए हैं और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्रूड ऑयल पे डिपेंड होती हैं। रॉ मटेरियल है, सोर्स ऑफ आपका एक रॉ मटेरियल है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। तो इसका सीधा सीधा असर कंपनीज़ की बैलेंस शीट पे पड़ेगा। जब कंपनीज़ पे असर पड़ेगा तो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, और पेट्रोल प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसका लंबा असर है, इसीलिए जो ग्रोथ रेट है वो घटा दिए गए हैं। और जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी आरबीआई की, तो हम देखेंगे कि आरबीआई गवर्नर क्या कहते हैं, कितना इम्पैक्ट बता रहे हैं। बट जो प्रोजेक्शन उन्होंने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में किए थे, उसमें उन्होंने $75 का रेट लगाया था, अजम्पशन लगाया था। उस अजम्पशन से हम बहुत आगे जा चुके हैं। तो अब देखना है कि वो क्या कहते हैं, क्या नए अजम्पशंस हम देखते हैं, क्या नए प्रोजेक्शंस आते हैं। तो कुल मिलाकर लड़ाई ईस्टर्न यूरोप में है, लेकिन ग्रोथ रेट पर असर हमारे यहाँ भी है। शुक्रिया टीना। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की बिजनेस हेडलाइंस। अब लौटते हैं अपने टॉपिक पर। इस टॉपिक को हमने 3 भागों में बांटा है ताकि सुनने वालों को थोड़ा सा आसानी हो। तो पहले तो मैं टीना से समझूंगा कि टैक्स जो है उसे कैसे बचा सकते हैं, दूसरा अपने इन्वेस्टमेंट पर बेहतर रिटर्न हम कैसे पाएं, और तीसरा वो जनरल प्रैक्टिसेस जिनसे आपकी जो फिनेंशियल प्रोफाइल है वो बेहतर हो सकती है और उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है मेरा टीना कि क्या आप अपना टैक्स किसी तरह से बचा सकते हैं? सरकारी नियम क्या कहते हैं इस बारे में? जी नितिन, टैक्स पेयर्स के कई काम होते हैं जिनको उन्हें इसी महीने में निपटा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मार्च 31 की डेट निकल गई तो वो टैक्स सेविंग नहीं कर सकते, उसके बाद उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, जैसा आपने कहा, टैक्स सेविंग का है। तो उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि आप किस इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस के लिए ऑलरेडी एलिजिबल हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँगी ईपीएफ का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो सैलरीड लोग होते हैं उनको ईपीएफ कंट्रीब्यूशन मिलता है ज़्यादातर। तो इसका जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, एक ईपीएफ में 2 कंट्रीब्यूशन होते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर आप 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं, जो कि आपका 12% ऑफ सैलरी होता है, सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो सबसे पहले आप ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन देखिए कितना एलिजिबिलिटी है। दूसरा, आप जो लोग नहीं जानते हैं पर जिसके लिए एलिजिबल होते हैं वो है ट्यूशन फ़ी। अच्छा। जो बच्चे होते हैं जिनके वो स्कूल में फ़ीस पे करते हैं, बट उनको नहीं पता कि जो ट्यूशन फ़ी का कंपोनेंट है उसको भी आप 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि मेरे पास कौन से डिडक्शन है जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मैं दिखा सकता हूँ। उसके बाद जो शॉर्टफॉल है, अब हमें वो देखना है कि वो कितना है। 80C के अंदर 1,50,000 का हमें डिडक्शन मिलता है। तो जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो आप कर सकते हैं पीपीएफ में निवेश। मैं पीपीएफ में निवेश इसलिए बोलूँगी क्योंकि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देता है, 7.1 का इंटरेस्ट रेट है कंपेयर टू अदर जो मार्केट में मैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स बोलूँगी, काफ़ी अच्छा रेट है। और इसमें ई टैक्स स्ट्रक्चर है, माने आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम आपको एक 80C का डिडक्शन मिलेगा, जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और जब आप विड्रॉ करोगे तब भी आपका कोई टैक्स नहीं देना है। तो इफेक्टिव जो टैक्स यील्ड होती है वो पीपीएफ की 10.14% तक आ जाती है, क्योंकि इतने टैक्स बेनिफिट हैं। तो आप एक पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसी पे निवेश कर सकते हैं, पर इंश्योरेंस में आप ये देख लीजिएगा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। यूलिप में निवेश कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल के लिए करिए, एंडाउमेंट में कर रहे हैं तो कम से कम 10 साल के लिए करिए, क्योंकि उससे पहले आपकी पॉलिसी ब्रेक इवन नहीं होगी। अच्छा। तो ये मानते हुए लंबे अंतराल के लिए निवेश करिए। ELSS एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो मिलेनियल्स हैं वो कहते हैं हमें थोड़ा, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, हमें थोड़ा वहाँ बताइए जहाँ रिटर्न ज़्यादा है। तो ELSS एक अच्छा ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स देती हैं, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, वहाँ निवेश कर सकते हैं। ज़्यादातर पैसा ही आपके लार्ज कैप फंड्स में लगाते हैं, और मैं पास्ट परफॉर्मेंस देखूँ तो 10 से 12% रिटर्न दे देते हैं।
तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा इक्विटी भी डालना चाहते हैं तो ELSS बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें निवेश कर सकते हैं। और एक है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 7.4% इंटरेस्ट मिलता है, वो इस स्कीम को देख सकते हैं। बट इसकी इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी, जैसे PPF की टैक्स फ्री थी, सीनियर सिटीजन स्कीम की टैक्सेबल होगी। फिक्स डिपॉजिट है, 5 साल का अंतराल होता है, इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है, बट आपको 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन मिलता है उसका। और आप NSC देख सकते हैं, NSC भी काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा एक गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम है सुकन्या समृद्धि स्कीम, जिसका इंटरेस्ट रेट है 7.6%। तो सरकार ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इस पे दिया है सुकन्या समृद्धि स्कीम पर, बट ये उसी को अवेलेबल है जिसकी गर्ल चाइल्ड है, जिसकी उसके नाम पर आप पैसा जमा कर सकते हैं और टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम भी है जी। नेशनल पेंशन स्कीम का आपको एडिशनल डिडक्शन भी मिलता है, जैसे 80C के तो मैंने आपको 1,50,000 के डिडक्शन बता दिए, पर आप कह रहे हैं मुझे थोड़ा डिडक्शन और चाहिए, मेरी टैक्सेबिलिटी ज़्यादा बन रही है, तो आप NPS में इन्वेस्ट करिए। अच्छा। तो सरकार ने आपको अगर आप 50,000 और इन्वेस्ट करते हैं NPS में, 1.5 लाख से ऊपर और 50,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उस 50,000 पे भी टैक्स डिडक्शन मिलेगा। तो आपको करीब 15,000 का टैक्स लाइबिलिटी कम हो सकती है अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट पे आ रहे हैं। तो NPS बहुत अच्छा है। अगर टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा है, अगर आपकी 1.5 लाख को अवेल करने के बाद भी टैक्स बन रहा है, तो NPS में निवेश करके आप सीधे 15,000 रुपये अपने बचा सकते हैं। और वो लोग जो कहीं किराए पर रहते हैं या उन्होंने घर बनाने के लिए लोन लिया है, उनके हिस्से क्या आता है? तो उनके हिस्से ये देखना पड़ेगा कि आपकी सैलरी का कंपोनेंट HRA है कि नहीं। तो आप सबसे पहले अपनी सैलरी स्लिप चेक करिए, आपकी CTC का पार्ट HRA है कि नहीं। अगर HRA पार्ट है और आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको HRA डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो HRA डिडक्शन क्लेम के भी कुछ पॉइंट्स हैं, पूरा अमाउंट आपको डिडक्टेबल नहीं हो सकता, कुछ पार्ट उसका आपको टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। तो वो पार्ट हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके 3 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ वो 3 पॉइंट्स क्या हैं। अगर आपका एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। सेकेंड पॉइंट 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी इफ़ यू आर लिविंग इन नॉन मेट्रो, एंड अगर आप मेट्रो में रह रहे हैं तो 50%। और थर्ड पॉइंट है जो आपका टोटल HRA अमाउंट है, जो इन तीनों में से लोएस्ट अमाउंट होगा वो आपका जो HRA कंपोनेंट है, सैलरी में जो आप HRA उठा रहे हो उससे माइनस करके आपकी टैक्सेबल HRA पोर्शन आ जाएगा। तो मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगी, जो भी रेंट पे रह रहे हैं वो अपने लैंडलॉर्ड से रेंट रिसीट लें और इस डिडक्शन को अवेल करें, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी काफ़ी कम हो सकती है। और जिनका रेंट अगर साल का 1 लाख से ज़्यादा है तो उनको अपने लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। अदरवाइज़ बहुत ईजी है, जिनका 1 लाख से कम है उनको तो कुछ डिक्लेरेशन ऐसा देने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो लैंडलॉर्ड से अपना पैन कार्ड लीजिए और इस डिडक्शन को अवेल करिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। ओके। और होम लोन वाली बात? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मेरा होम लोन है और मैं रेंट पे रह रहा हूँ, तो क्या मैं दोनों अवेल कर सकता हूँ? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप दोनों अवेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप रेंट पे रहो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं रह नहीं रहा हूँ रेंट पे, पर मुझे आप वो दे दीजिए, डिडक्शन दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। होम लोन चल रहा है तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है होम लोन का, वो आप 80C के अंदर डिडक्शन ले लो, और इंटरेस्ट इनकम का आपको 2 लाख का ऊपर से और डिडक्शन मिल जाता है। इसके बाद अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो HRA के अंदर अपनी रेंट रिसीट दे दीजिए एम्प्लॉयर को, और वो आपको HRA डिडक्शन भी दे देगा। और ये भी नहीं है कि आपका घर एक ही सिटी में होना चाहिए जो आपने होम लोन जिसके ऊपर ले रखा है। अगर आपका दूसरी सिटी में है, उसी सिटी में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों आराम से क्लेम कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और इसके अलावा आपके दिमाग में कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हों कि ये भी हमें करना चाहिए कि टैक्स बचे जिससे, क्योंकि उथल पुथल दिखता है मार्च के महीने में, लोग आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कौन सी स्कीम लें, क्या कर लें, और तब तक लेट तो हो ही चुका होता है वैसे, लेकिन फिर भी आप कोई सलाह देना चाहें कि भाई ये ले लेना चाहिए आपको? सबसे अच्छा है आप ले लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ। कोविड के टाइम ने हमें बता दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो 80D के अंदर आपको 25,000 का डिडक्शन मिलता है। अगर सीनियर सिटीज़न है तो वही डिडक्शन 25,000 से इंक्रीज़ होकर 50,000 का हो जाता है, जो आप अपने पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं। तो सबसे अच्छी टिप है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखी, इससे राइट टाइम नहीं होगा हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, और ऊपर से आपको 80D का क्लेम डिडक्शन, ये प्रीमियम डिडक्शन भी मिलेगा।
तो माय एडवाइस इज़ कि आप 80D डिडक्शन के लिए जाएं, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। वो भी ले सकते हैं। और वैसे तो सलाह यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए भी लें क्योंकि वो एक ज़रूरी चीज़ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको अपना टैक्स बचाना है। अच्छा, कैपिटल गेन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर बात करनी थी मुझे। पहले तो ये समझाइए सरल भाषा में होता क्या है। तो सरल भाषा में कोशिश करूँगी, टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर कोशिश पूरी करूँगी। कैपिटल गेन है आपका गेन, सीधे सीधे आप गेन मान लीजिए, जैसे आप मुनाफा है आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने एक 100 रुपये की चीज़ 120 में बेच दी, तो आपका जो गेन है वो 20 रुपये का हो गया। अब ये जो कैपिटल गेन है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अब वो डिपेंड करता है आपके होल्डिंग पीरियड पे। तो इन केस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में ये जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल का है। तो अगर मैंने 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर रखा है तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और मैंने 1 साल से कम कर रखा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो ये बात हो गई कि कैपिटल गेन क्या होता है। अब इसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे कुछ नहीं लगता था, पर 2018 के बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने उस पर टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा दिया है, जो कि 15% है। पर सरकार ने साथ में एक और छूट दी है कि अगर 1 लाख से कम का कैपिटल गेन है, 1 लाख से कम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो में मार्च 31 से पहले देखो कि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, अगर आ रहा है तो मैं कितना पार्ट रिडीम करूं कि मैं 1 लाख का वो बेनिफिट ले सकूं, क्योंकि वो मेरा टैक्स फ्री इनकम हो सकता है। और एक बार रिडीम करने के बाद आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा उड़ गया कि खर्च हो गया। आप उसको रिडीम करिए, जिसमें 1 लाख का कैपिटल गेन आ रहा है वो टैक्स फ्री होगी, और फिर उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए। आपकी जो परचेज प्राइस है वो रीसेट हो जाएगी, बट आपका गेन साथ के साथ टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं आशा करती हूँ मैं आपको समझा पाई। हाँ, समझा तो आप पाई, लेकिन बाकी जो किसी की समझ ना आया हो तो radio@aajtak.com पर पूछ सकता है, कुछ और पूछना हो तो। ये कैपिटल गेन की कहानी है। तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें कि मैक्सिमम रिटर्न हमें मिल सके और रिटर्न पर टैक्स भी बच सके, इस नज़रिए से आप क्या सलाह देंगी? तो इसमें मैं कैपिटल गेन पॉइंट में जो ये रिटर्न से भी संबंधित रखता है, मैं ये बोलना चाहूँगी डेट फंड में भी एक तरीका है आपको कैपिटल गेन को मैक्सिमाइज करने का। तो डेट फंड में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है उसके लिए होल्डिंग पीरियड है 3 इयर्स की। तो अगर 3 इयर्स के बाद में आप बेचते हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज़ एक्चुअली एडजस्टमेंट फॉर योर इन्फ्लेशन, जो महंगाई का रेट है उसको वो एडजस्ट कर देता है। तो अगर आपके पास डेट फंड है और आप उसको रिडीम करना चाह रहे हो, तो अभी तक तो मैं आपको ये बता रही थी कि मार्च 31 तक क्या करना है। इस केस में रुक जाइए, मार्च 31 को रिडीम मत करना। अगर डेट फंड होल्ड करते हो आप, उसको आप रिडीम करना मार्च 31 के बाद, क्योंकि आपको जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो आपको अब 3 साल का नहीं फिर 4 साल का मिल जाएगा, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर क्रॉस हो गया, चुका है। इसी तरह अगर बाय करना है तो फिर मार्च 31 से पहले करिएगा, तब भी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट 4 साल का मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें अगर थोड़े दिन इधर उधर का हेर फेर कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इसी हिस्से में यदि आप कुछ और ऐड करना चाहती हैं प्लीज़ वो कीजिएगा, और फिर मैं आपसे तीसरे पहलू पर बात करूंगा जो मैं कह रहा था, फाइनेंशियल प्रोफाइल। तो ये टिप मैं यही दूंगी, अगर स्टॉक मार्केट में आपका कैपिटल गेन आ रहा है और आप चाह रहे हो कि मैं टैक्स बचा लूँ किसी तरीके से, तो 1 लाख तक का कैपिटल गेन जितने स्टॉक्स पे आ रहा है उन स्टॉक्स को रिडीम कर लीजिए और फिर री इन्वेस्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपका अगर टैक्स ब्रैकेट 30% है तो 30,000 आपका मोटा मोटा टैक्स बच जाएगा। तो बड़ी अमाउंट है, कर सकते हैं। अगर पैसों की ज़रूरत है और आप सोच रहे हैं एक अगले महीने निकालना है या दूसरे महीने निकालना है, तो राइट टाइम है, तो पहले 31 मार्च से पहले ठीक है। और तीसरी प्रैक्टिस जो मैं आपसे पूछ रहा था पहले भी कि भाई फाइनेंशियल प्रोफाइल के बारे में क्या करें, उसमें हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो मजबूत बने, क्योंकि उसके अपने बहुत सारे अलग फ़ायदे भी हैं। तो सबसे पहले तो ITR आप अपना टाइम पे करिए, क्योंकि ITR एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपसे मांगते हैं आपका ITR। जो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो उसी से पता लगती है कि कितनी इनकम थी, कितने टैक्स थी, गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं मानते। तो सबसे पहले ITR
टाइम पे फाइल करिए। ITR तब टाइम पे फाइल होगा जब आप टैक्स टाइम पे फाइल करेंगे। तो उसके लिए 15 मार्च की जो डेट थी एडवांस टैक्स को पे करने की, पर अगर 15 मार्च की डेट भी अगर मिस हो गई है तो उसके बाद गवर्नमेंट कहती है आप मार्च 31 तक भी कर दोगे तो हम आप पे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, और इस मार्च 31 के बाद करेंगे तो 1% इंटरेस्ट पर मंथ लगेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं ये भी बता देती हूँ कि एडवांस टैक्स उन्हीं पे लगता है जिनकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर की होती है, और सैलरीड क्लास के ऊपर जो TDS की जो बात होती है, जो एम्प्लॉयर हमारी सैलरी से हर महीने काट लेता है, वो TDS काट के खुद ही हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स पे कर देता है। बट इसमें ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने जॉब चेंज करी है इस साल, तो आपने अपने हो सकता है एम्प्लॉयर को नहीं बताया हो कि मेरे पिछले इतने महीनों की इतनी इनकम थी, तो आप अपने नए एम्प्लॉयर को अगर आपने अपनी पुरानी इनकम नहीं बताई है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़रूर से बढ़ जाएगी। तो आप अभी जो 3-4 दिन रह गए हैं उसमें अपनी न्यू टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर लीजिए और एडवांस टैक्स दे दीजिए। या फिर आपकी सैलरी इनकम के अलावा कोई और इनकम भी है, जैसे कुछ लोग एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, तो अगर वो इनकम है तो वो भी आप कंप्यूट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मार्च 31 से पहले दे दीजिए, जिससे कि आप पे पेनल्टी ना लगे। और ITR में आपको नहीं तो इंटरेस्ट इनकम दिखाना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। अगर आज दे देंगे तो आप पे टाइम पे आपका काम पूरा हो जाएगा। और कुछ फाइनेंशियल प्रोफाइल को मजबूत बनाए रखने के लिए? सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोफाइल को मजबूत बनाने के लिए तो यही सलाह है कि क्रेडिट स्कोर आप मेंटेन करिए। अगर अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा तो लो इंटरेस्ट रेट आएंगे, सब कुछ आपका ठीक रहेगा। सब जो बैंक है, जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, वो ITR के अलावा आपका क्रेडिट स्कोर भी देख रही हैं। आपके पास फ़ोन आते रहेंगे, कर्ज ले लो, कर्ज ले लो, तो एक सलाह ये है। ओके टीना जी, तो बहुत बढ़िया। ये मनी मैनेजर था इस बारे में कि 31 मार्च से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए ताकि हमारी आर्थिक सेहत एकदम ठीक रहे। और ये भी बता दूं कि अगली बार जब हम आएंगे, यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर में पहला एपिसोड आएगा, तो हम बात करेंगे कि नए वित्तीय वर्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि ये जो सेहत है जिसके लिए हम इतना परेशान हैं, वो कैसे अच्छी बनी ही रहे। अब बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, नाम है क्लोजिंग बेल। तो टीना बताइए, आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है ऐसा जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए? जो इस हफ्ते न्यूज़ में रहा वो रहा रुचि सोया का FPO। ये मार्च 28 तक खुला हुआ है, तो अगर कोई निवेश करना चाह रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख सकता है। इसका इशू प्राइस है 615 to 650। ज़्यादातर हम कट ऑफ प्राइस पे ही निवेश करते हैं क्योंकि इससे लो प्राइस पे कम ही मिलता है। तो 650 इसका एक इशू प्राइस है, जो कि अभी बहुत डिस्काउंट पे मिल रहा है। अभी ये लगभग 800 850 की रेंज पे लिस्टेड है, बट अभी जो 40-50% का डिस्काउंट मिल रहा है FPO के ऊपर, वो देख सकते हैं। इससे लिस्टिंग गेन भी मिल सकते हैं। एडिबल ऑयल के क्षेत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है रुचि सोया, तो इससे लाभ हो सकता है। बट एक पॉइंट ये भी देखने का है कि इसमें प्रमोटर का स्टेक अभी लगभग 98.9 है, जिसको इनको घटाकर 75% तक लाना है 3 साल में। तो अभी ये 3 साल की अवधि पूरी होने वाली है, बट इस FPO के बाद भी ये 75% तक नहीं आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि FPO और आएंगे तो यही नहीं, आपको चांस आगे भी मिलेगा। तो ये सोच के निवेश करिए। दूसरी खबर जिस पे हमें नज़र बनानी चाहिए वो है ऑटो सेल्स के नंबर। जो SIAM है वो रेगुलरली अपने ऑटो फिगर्स देता है, जिससे हमें पता लगता है इकोनॉमी का हाल क्या है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है ऑटो सेल्स नंबर की रूरल इकोनॉमी में क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। तो अब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसका असर ऑटो इंडस्ट्री पे क्या होगा अब, और क्रूड ऑयल का सीधा सीधा असर हम दूसरी इंडस्ट्रीज पे भी देखेंगे, क्योंकि ये नया फिनेंशियल ईयर है तो रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो जो ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं तो उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑब्वियसली ऊपर जा चुके हैं। तो बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ने वाला है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ने वाला है। तो नया साल नए रिजल्ट और नई प्रॉफिटेबिलिटी या लॉसेस के साथ भी आ सकता है। तो उस पर नज़र बनाना बहुत ज़रूरी है कि शेयर मार्केट के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है ये नया साल। बहुत बहुत शुक्रिया टीना आपका।
थैंक यू नितिन। तो ये था इस हफ्ते का मनी मैनेजर, और हमने टीना से समझा कि 31 मार्च से पहले क्या क्या करना चाहिए, और अगली बार जब आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि 1 अप्रैल के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। आपके कोई सवाल हो तो radio@aajtak.com पर जरूर भेजिए। इसके अलावा 9953323303 व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी अपनी बात कह सकते हैं। कोई सवाल हो भेज सकते हैं, कोई टॉपिक दिमाग में आया हो कि भाई इस पर मनी मैनेजर बनता है तो वो भी बताइएगा। आज का शो प्रोड्यूस किया है कपिल देव सिंह ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे अमृत रेगी। अगले शनिवार फिर लौटेंगे मनी मैनेजर में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे यानी नितिन ठाकुर और टीना जैन कौशल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो।